चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज के बारे में? धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आज हम लोग का एक नया चैप्टर है, इकाई 2 में हम लोग पहुंच गया। इकाई 1, 2 करके हम लोग को बताया जाता है, हम लोग आज इकाई 2 में पहुंच गया। इकाई 2 में हमको पढ़ना है, आप लोग आज से पहले बहुत बार सुने होंगे संसद संसद संसद। अरे भाई, संसद सुने हैं लेकिन संसद है क्या, आज आप जानिएगा। संसद होता क्या है इसके बारे में विस्तृत से इसमें जानिएगा कि आखिर संसद होता क्या है। आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 आप लोग नहीं पढ़े हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो आप जाके उसको पढ़ लीजिए और जाके पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य धर्म से क्या करता है, सामान्य दूरी मेंटेन करता है, यानी कि सामान्य दूरी रखता है। कौन? राज्य। और कैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है या क्या है, ये सब पता चलेगा। अब हमको पढ़ना है कि हमें संसद क्यों चाहिए। देखिए, संसद चाहिए इसलिए, आप सुने होंगे कि संसद भवन में क्या होता है, जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे कि अभी आप लोग का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहा है। बहुत लोग क्या कर रहा है, बीजेपी किसी को टिकट दे रहा है तो किसी को कांग्रेस दे रहा है, तो किसी को निर्दलीय भी चुनाव कोई लोग लड़ रहा है। इसी में आपको देखना है कि आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो जीत जाएंगे, जैसे कि जो संसद बन जाएंगे, तो क्या करेंगे, आपके बात को जाकर संसद भवन में किसके पास रखेंगे, उस रखेंगे कौन, जो वहां का संसद भवन का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, उसके सामने आपके बातों को रखेंगे कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या है, फलाने चीज का समस्या है, इस पर क्या किया जाए, निदान किया जाए। और भी इसी तरह का मतलब कि किस तरह कैसे विकास हो, कौन से कार्य सही हो रहा है, कौन सा कार्य गलत हो रहा है, उसका चर्चा कहाँ होता है, संसद भवन में होता है। आइए इससे पहले हम देखें कि हम भारतीयों के इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा। अभी हम लोग का एक महापर्व चल रहा है। महापर्व, आज से पहले आप लोग बहुत सारा पर्व मनाए होइएगा, होली, दिवाली, छठ, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ना जाने कौन कौन। लेकिन पता है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा पर्व क्या होता है, चुनाव। चुनाव को हम लोग फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। अभी आप देखते होइएगा बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं, इस तपती हुई धूप में 38 डिग्री 40 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है, फिर भी बड़े बड़े हस्ती क्या हो रहा है, जनता से मिल रहा है और अपनी क्या कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है कि आप हमें चुनिए, हम आपको क्या करेंगे, आपको कार्य, आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, आपके यहाँ क्या करेंगे, रोजगार देंगे, आपके यहाँ क्या करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे। तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व में हमें क्या करना है, अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार जो हमको क्या करना चाहिए, जिस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए, उस क्षेत्र के अनुसार जो हमारे नेता, जो जिसको हम प्रत्याशी चुन रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी चुने जिसमें हम लोग क्या करें, जो हमारे क्षेत्र में विकास करें, डेवलप करें। आइए इसके पहले हम लोग जाने कि इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे निर्णय प्रक्रिया, यानी कि कैसे किसी चीज के लिए क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि क्या करें, आज यहाँ कल हल जाना चाहिए, आज यहाँ नल जल योजना जो अभी आप देखे थे, हर घर नल का जल, ये सब क्या होगा, कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया कहाँ होता है, संसद में होता है। यही वह तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मतलब कि यही तत्व है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी बना रहता है। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने, अंकुश का मतलब बार बार कहते हैं, जैसे कि घोड़ा में क्या लगा दिया जाता है, लगाम लगा दिया जाता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए रोकना, जो कि क्या हो रहा है, अंकुश होता है। और अंकुश का मतलब कि लगाम लगाना, मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। मतलब कि महत्वपूर्ण प्रतीक यानी कि एक चिन्ह होता है, और क्या है, भारतीय संविधान का केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय तत्व का मतलब कि वो उसके केंद्र में रहकर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। आगे देखिए, लोगों को देखिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए।
अच्छे, लोग फैसला क्यों लेते हैं इसके बारे में भी आप लोग जानिएगा कि पहले लोग को फैसला अगर लेते हैं तो क्यों लेना चाहिए और फैसला नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन से हम लोग क्या मनाए, आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्र और गणतंत्र, यानी कि हम लोग का संविधान, मतलब कि हम लोग के अनुसार देश चलेगा। ये कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं, आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। मतलब कि बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद जैसे आप लोग आईएएस बनते हैं, उसी तरह बहुत सारे हमारे देश के नौजवान, जैसे कि कौन, भगत सिंह, सुखदेव और भी न जाने कितने लोग बलिदान हो गए। महात्मा गांधी भी लास्ट में जाकर क्या हो गया, लहूलुहान हो गए और कहीं ना कहीं क्या होगा, देश के लिए आजाद होगा। यही मतलब कि बलिदान हो गया, आजाद हो गए, जो भी कहिए। यही कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का खूबसूरती है, जिसके कारण हमारा देश क्या है, आज लोकतंत्र के रूप में अपना संविधान का फॉलो कर रहा है। आपको अगर अभी संविधान के बारे में अगर आपको लग रहा है कि संविधान से आखिर भाई क्या लेना देना, तो आप म्यांमार चले जाइए। म्यांमार में जाइएगा तो वहां सेना का शासन है, और सेना का शासन है, आपको पता चल जाएगा कि संविधान जो हम लोग को मिला है उसका कितना ज्यादा हम लोग को बेनिफिट है। आगे देखिए, इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। बहुत सारे तबकों, मतलब ऐसा नहीं कि जो जिसका नाम अभी हम लिए वही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन उनका भी हिस्सेदारी थी, क्या चीज में, देश को आजाद कराने में। तरह तरह का पृष्ठभूमि के लोग ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्र, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। जब औपनिवेशिक शासन था तो लोग क्या थे, ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। अभी आपको डर है कि नहीं हम बीजेपी को ही वोट देंगे, आपका मन, आप अभी बीजेपी को दीजिए और क्या दीजिए, बीजेपी को दीजिए या कहीं ना कहीं कांग्रेस को दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको मन उसको वोट सकते हैं, लेकिन भयभीत नहीं है। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन था तो लोग क्या थे, भयभीत थे। और भयभीत कहने का मतलब कि डरे हुए थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। मतलब कि समझ लीजिए कि आपके पिताजी आपके घर में निरंकुश हो गए हैं और वो कुछ भी फैसला सुना दे, अभी कह दे कि आपको तपती हुई धूप में सब्जी लाने जाना है, उनको मन कर गया क्या खाने का, कटहल का सब्जी खाने का। अब आप डरे, उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जाने का तो मन नहीं है, लेकिन आप डर के कारण उनके बात को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं। यही हुआ था हम लोग को ब्रिटिश शासन काल था। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे बात थे जो हम लोग मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन डर के मारे क्या करते थे, मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ, ये स्थिति को क्या कर रही, बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायक में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, 1885 में 1885 में यह मांग उठने लगी कि क्या होना चाहिए, कि विधायिका में जो है ना वो निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से चुन कर आया होना चाहिए। और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। बजट मतलब कि आप देखते होइएगा कि निर्मला सीतारमण जी कौन है, अभी हम लोग का वित्त मंत्री है। केंद्र में हम लोग का वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। अभी हम लोग का 2024 का बजट निकला, उसमें आप देखे होइएगा कि कैसे क्या कितना खर्च हुआ, वो सब बताया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश शासनकाल था तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या खर्चा हुआ, कैसे हुआ, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। अगर कह दिया हुआ है तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। मतलब कि 1909 में जो क्या हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बना, वो कुछ हद तक क्या दिया, श्वास लेने दिया कि चलो भाई, जैसे कि पानी में डूब रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, पानी में डूब गया, तो ऐसे करके थोड़ा सा सांस लेने दिया। कौन, हम लोग का एक्ट, यानी कि इंडियन
गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी, कुछ हद तक, पूरा नहीं। देखिए आगे क्या होता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। मतलब कि इसमें भी ऐसा नहीं था कि सभी लोग वोट डालेंगे, मतलब कि कुछ गिने चुने ही लोग वोट देंगे। और उसमें भी क्या होता था, उसमें भी क्या था, आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि उनको पहले ही ऐसा एहसास हो गया था कि क्या हो, जब भारत का जितने भी नागरिक है वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अब पता है, बहुत अच्छा आप लोग अगर देखिएगा तो ब्रिटिश का जितने, मतलब कि ब्रिटिश जो हम लोग के ऊपर शासन किए, वो ऐसा नहीं कि हम लोग के ऊपर डायरेक्ट शासन किए। वो कहते ऐसा थे कि क्या हुआ पता है, कि हम अगर आपके ऊपर शासन नहीं करेंगे तो आपका राज्य नहीं चल पाएगा। इस कारण से वो कहते थे कि ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं कि आप अच्छे ढंग से चलिए। और आगे देखिए तो कहता था कि आप अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते, आप अपना जो फैसला है खुद नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको फैसले लेने में मदद करते हैं, यही आपको बता रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। मतलब कि जो सरकार, जनता जो मांग करती है उसके प्रति संवेदनशील, यानी कि उसको सोचना पड़ेगा कि क्या जनता जो मांग कर रही है, क्या वो जनता जो मांग कर रही है वो सच में जरूरी है, और जरूरी है तो उसको दीजिए। उसी को क्या कहते हैं, संवेदनशील, यानी कि सोचिए, उस पर विचार कीजिए। आगे देखिए, इस चित्र को देखिए, पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। देखिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है, आपको दिखा दे कि संसद जो है ना, इन्हीं सब पे टिका हुआ है, कुछ गुने चुने लोगों पर ही संसद टिका हुआ है। अब आप में से बहुत सारे आम लोग होंगे जो संसद भवन देखे भी नहीं होंगे। हम लोग पिछले दिन जब आप देखिए, आपके राज्य में क्या होता है, राज्य में एक विधान मंडल होता है, जहाँ पे क्या होता है, विधानसभा लगती है। आपके केंद्र में यानी कि दिल्ली में क्या है, संसद भवन है, यानी कि वहां पे जितने भी संसद जीतते हैं वो सब जाके क्या करते हैं, अपने बातों को रखते हैं। वहां पे मोदी जी, आपके विपक्ष पक्ष दोनों रहते हैं, राहुल गांधी भी मिलेंगे और मोदी जी भी मिलेंगे। और जैसे सब्जी मार्केट में क्या होता है, सब्जी के लिए झगड़ा होता है, देखते होइएगा हल्ला होता है, उसी तरह से संसद भवन में चले जाइए तो कैसा होता है। वहां पे एक दिन का संसद भवन का आप लोग का एक कहानी सुना रहा है। संसद भवन में हुआ क्या कि वार्तालाप चल रहा था, वहां का एक स्पीकर होता है जो बातों को क्या करता है, सुनता है। तो जब बातों को सुन रहे थे तो पीछे एक सांसद जो जीते हुए प्रतिनिधि थे, वो मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, और मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, उनको कुछ दिन के लिए निरस्त कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया। वहां पे जो मीडिया वाले थे उन्होंने आवाज उठाया कि नहीं, क्या यहाँ पे इतना अच्छा, मतलब कि कोई चीज सीरियस क्लास चल रहा है उसमें आप लोग अपने आप हंसने लगे, तो कहीं ना कहीं वो टीचर का क्या होगा, मजाक उड़ जाएगा। उसी तरह उस संसद भवन को क्या किया, मजाक के रूप में ले लिया, और वो वीडियो देख रहा था, रील्स देख रहा था, इसके कारण उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। आगे देखिए संसद भवन का आप लोग खूबी देख लिए कि इन्हीं कुछ लोगों के कारण संसद भवन क्या है, टिके हुए है। ये देखिए बटन दबाए, वोट डाले। अब तो बहुत ज्यादा हम लोग को चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछिएगा तो पहले का चुनाव ऐसा नहीं होता था। अभी तो आप जा रहे हैं, ईवीएम दबा रहे हैं, वहां से एक आवाज कर रहा है, रेड कलर का बल्ब जल जाता है, आपका वोट पड़ गया। लेकिन पहले का चुनाव ऐसा नहीं था। पहले एक बॉक्स टाइप का बना रहता था, जो कि आगे आपको फिगर में दिखाया जाएगा। एक पुर्जी मिलता था जिसपे आप मोहर लगाइए, क्या लगाइए, मोहर लगाइए, और तब जाके उसको बॉक्स में गिराइए। बॉक्स पे फिगर रहता था, जैसे बीजेपी का है तो बीजेपी का यहाँ क्या रहेगा, कमल रहेगा। फिर अगर कांग्रेस का है तो यहाँ हाथ, उसका हाथ का छाप रहेगा, और भी जितने भी छाप रहते हैं उसको उस छाप में गिरा दीजिए। यही आपको दिखा रहा है। देखिए इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है।
अब देखिए ये मतदाता अभी का युग क्या चीज का आ गया, ईवीएम का आ गया। ये कब आया, मोदी जी के आने के बाद आया। इसके लिए बहुत बार विपक्ष आवाज भी उठाते हैं, सवाल भी उठाते हैं कि ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक चीज में वो सोचता है कि इसको हैक कर लिया जाता है, और हैक करके उसको क्या कर लिया जाता है, मोदी जी हर एक बार जीत जा रहा है। समझ रहे हैं, यही आपको देखते यही होता है। ईवीएम आगे आपको बताएंगे। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि ईवीएम कब आया तो 2004, और मोदी जी कब आए सत्ता में, तो 2004 में। उससे पहले मोदी जी क्या चीज में थे, वो भले राज्य में मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कब बने, 2004 में। अब देखिए इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.50 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों का काट कर 8000 टन कागज बनाना पड़ता था। अब देखिए कितना बड़ा इसमें भी लोग दिमाग लगाने वाला निकाल लिया कि पहले क्या होता था, कागज पे क्या होता था, मोहर लग के होता था, तो लगभग 1,50,000 टन कागज क्या हो गया, बच गया। और ईवीएम क्या है, ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, मशीनरी चीज है, दवाई उससे कुछ बर्बाद होता नहीं है। यही आपको ईवीएम के फायदा और नुकसान पता चलेगा। आगे देखिए क्या बता रहा है। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहा है। क्या चीज का इस्तेमाल कर रहा है, हाथी का इस्तेमाल। देखिए इससे हमको क्या बताना चाह रहा है कि देखिए आप अभी भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां पे बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी अच्छी तरह से वहां कार नहीं जा पाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी आप देखते होइएगा ट्रायल क्षेत्र में चले जाइए, ट्रायल क्षेत्र में चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या चीज से, हाथी से, ना जाने क्या चीज से जाके वहां पे चुनाव कैसे भी लेकिन कराया जा रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है फिगर के माध्यम से कि देखिए ये क्या हो गया, आपका ईवीएम हो गया। और यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कष्ट करके, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, चुनाव क्या होना चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए। आगे देखिए क्या बताता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। सबसे पहले समझ जाइए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या, मतलब कि एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित समय तय किया जाता है, जो कि पहले 21 ईयर था लेकिन अब 18 ईयर कर दिया गया। यानी कि 18 साल के बाद कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मतलब कि अमीर हो गरीब हो, सभी को क्या डालने का अधिकार हो जाता है, वोट डालने का अधिकार हो जाता है। और वोट डालने का मतलब ऐसा है कि आपके पिताजी का भी वोट का उतना ही वैल्यू होगा जितना आपके वोट का होगा। आपके देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी का भी वोट का उतना ही वैल्यू होगा जितने की आपके वोट का होगा, जो कि क्लास 6 में हम बताए थे कि उस दिन सभी लोग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। उस दिन हमको लगता है कि सच में समानता आ गई है। आइए देखते हैं क्या कह रहा था। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। मतलब कि संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। मतलब कि जैसे कि हम लोग कोई चीज में संघर्ष कर रहे हैं, अभी हम लोग गरीबी देख रहे हैं तो अमीर जब बनेंगे ना तो उसका मजा लेंगे। लेकिन जो अमीर है, जैसे कि आप सोच के देखिए कि अनिल अंबानी, उनको क्या पता होगा कि हाँ लोग इतने 40 डिग्री टेम्परेचर में भी क्या है, रोड पे क्या बेच रहे हैं, कोई आदमी ठेला पे खीरा बेच रहा है तो कोई आदमी क्या कर रहा है, पॉलिश करने का काम कर रहा है। तो मतलब कि आप अगर स्ट्रगल से अगर सफल होते हैं तो उसका मजा कुछ और है। जैसे कि भूख लगने पर जब खाना का टेस्ट ही बढ़ जाता है, उसी तरह से क्या होता है, अगर आप क्या है, गरीब है और तब अमीर बनते हैं तब मजा कुछ और है। वही आपको ही बता रहा है कि मतलब कि हम लोग क्या किए, हम लोग संघर्ष किए थे। हम लोग को ब्रिटिश शासन में हम लोग को क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद खुद पर खुद का नियंत्रण मिला, यानी कि अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलना था। तब क्या हो गया, हम लोग उस संविधान में उसी चीज को लिख रहे थे जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो। यही आपको बता रहा है। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क मतलब 18+ एडल्ट होना चाहिए। देखिए लोग और उनके प्रतिनिधि, सहमति का विचार लोकतंत्र का
प्रस्थान बिंदु होता है। मतलब कि जहां सहमति हो वहां समझिएगा कि लोकतंत्र है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति, मतलब कि आप किसी चीज को चाह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि वो लोकतंत्र है। और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति का नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। मतलब कि हम सरकार को कैसे चूज कर रहे हैं, इसका एक तरीका क्या है? चुनाव है, जिसके माध्यम से हमारे पसंद नापसंद पर क्या हो जाता है, हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि पहला तरीका हो गया चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। मतलब कि जो संसद है वो सरकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अच्छा, आज से पहले आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, अभी जो चुनाव लोकसभा का चल रहा है, क्या इसमें मोदी जी का चुनाव चल रहा है? बिल्कुल नहीं। आप मोदी जी का वोट ही नहीं दे रहे हैं, आप तो वोट किसको दे रहा है? संसद को दे रहा है। और जब एक निश्चित संसद, मतलब कि कांग्रेस का संसद हो गया और क्या बीजेपी का संसद हो गया, अब जिसके संसद ज्यादा वोट लाएगा वो अपने संसद सारे लोग विचार करके एक प्रतिनिधि, एक हेड को चुनेंगे और वो कौन होगा? मोदी जी होगा। अगर मोदी जी गलत करते हैं तो संसद का अधिकार है कि क्या करे? वो आवाज उठाए। क्या उठाए? आवाज उठाए। इसीलिए आप देखते हुए कि जहां विपक्ष का संसद होता है, अब जैसे कि कोई कांग्रेस का, तो ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं से संसद नहीं बनेगा ही। अब मान के चलिए कि जो विपक्ष का संसद है वो संसद भवन में, अब जैसे कि आप समझिए इसको कैसे समझाना चाह रहे हैं। मान के चलिए कि राहुल गांधी का कोई संसद, पटना से मान के चलिए कि राहुल गांधी का संसद जीत गया और बाकी सब जगह से बीजेपी का संसद बना। अब पटना से जब राहुल गांधी का संसद है और भी जगह से राहुल गांधी का संसद है, तो उसकी संख्या कम है, काहे कि वो तो जीते नहीं। बीजेपी में अगर केंद्र में सरकार किनका बना? बीजेपी का बना। अब उसका बात सुनेगा कौन भाई? किसका? जो कांग्रेस का जो सांसद बना, उसके लिए संसद भवन का निर्माण किया गया। उसमें जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो कांग्रेस का संसद है, वो जाके बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर हमारा विपक्ष नहीं, मतलब कि सरकार बना पाया, तो बीजेपी हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है। जो कि आप बहुत बार देखते होइएगा कि अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं रवि किशन, इस सब के बीच क्या होते रहता है? कहीं ना कहीं आप जाइएगा तो वहां एक तरह से ट्रायल होते रहता है, एक दूसरे पर क्या होता है? बम्बार्डिंग होता है कि नहीं भाई, आपके क्षेत्र में आपका जो सरकार है वो मेरे क्षेत्र में काम नहीं कर रहा, वो उसका भी विलोचना करते हैं, वो उसका विलोचना करते हैं। सेम ऐसे ही, इसीलिए संसद भवन का जरूरत पर आराम से समझ के होगा। इस लिहाजा से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं अपने द्वारा। मतलब कि हम लोकतंत्र का बहुत अच्छा, किसी ने, अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उसका एग्जाम्पल कहने का मतलब डिफिनेशन दिया था कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अपने द्वारा प्रतिनिधि चुने और वो शासन किस पे करेगा? हम पे नियंत्रण रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है। देखिए, प्रतिनिधि का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा ले। विधायक मतलब एमएलए, क्या? एमएलए, एमएलए मतलब विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि तो शब्द का प्रयोग करें। मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि विधायक एमएलए कौन होता है। एमएलए का मतलब होता है विधायक। जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें हम लोग किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं और विधायक सब मिलकर मुख्यमंत्री का निर्माण करता है। राज्य विधानसभा, ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव में हो गया। कौन?
राज्यसभा के चुनाव में क्या चीज होता है? विधायक का यानी कि एमएलए का चुनाव होता है। अब आइए राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा। राज्य का मतलब विधानसभा और संसद का मतलब लोकसभा के बीच क्या फर्क है, इसके बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में हमको चर्चा करने के लिए बता रहा है, तो देखिए आराम से इसको समझते हैं। लोकसभा का मतलब होता है, लोकसभा का मतलब होता है कि अभी हम लोग का जो चुनाव हो रहा है यानी कि केंद्र सरकार का चुनाव। केंद्र सरकार अभी हम लोग का कौन है? केंद्र में हम लोग का, अच्छा ये बताइए केंद्र में हम लोग का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ऐसे ही देखिए लोकसभा का चुनाव मतलब कि सांसद का चुनाव। क्या चीज का चुनाव? सांसद का चुनाव। और राज्यसभा का चुनाव मतलब विधायक का चुनाव। मतलब कि लोकसभा का चुनाव मतलब सांसद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव मतलब विधायक का चुनाव, एमएलए का चुनाव। समझ गए? आइए आगे देखते हैं, सिंपल से भाषा में समझिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं? अब इसमें से बताइए। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा, मतलब कि अगर चीन के साथ, चीन क्या है? एक अलग देश है, उसके साथ फिक्स है भाई कि केंद्र सरकार क्या करेगा? बनाएगा। केंद्र सरकार, कौन सरकार? केंद्र सरकार। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाली सभी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, मतलब कि मध्य प्रदेश खाली एक क्या चीज का स्टेट का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ राज्य सरकार। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। अजमेर और मैसूर, देखिए रेलवे का जो काम होता है वो केंद्र सरकार का होता है, उसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप। और अजमेर और कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है? नॉट योर्स। मैसूर बोल रहा है आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए और अपने एटलस को निकालिए, और एटलस या आपके दीवार पे कहीं मैप लगा हुआ है तो उसको देखिए, और उसमें अजमेर और मैसूर देखिए उसकी दूरी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। 10,000 रुपए 1,000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। रुपये का काम केंद्र सरकार, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, आप लोग पूर्ति कर लीजिएगा। क्या आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है? ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? अब जैसे कि देखिए भगवान, अच्छा रावण क्या चाहता था पता है? रावण क्या चाहता था कि हमको वरदान मिल जाए कि हम क्या हो? अमर हो। वैसा ही फीलिंग आएगा किसको मालूम है? अगर किसी प्रतिनिधि को एक बार चुनाव किए और उसको 5 साल बाद हटाने का डर ना हो तो प्रतिनिधि क्या करेगा पता है? वो निरंकुश हो जाएगा, उसको जो मनाएगा वो करेगा। तो इसी के लिए हर एक 5 साल पर क्या होता है? वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायत हो, नगर पंचायत हो, सबके चुनाव में एक निश्चित समय तय किया जाता है और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है? रिटायर कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। छठा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग थोड़ा। ये पुस्तक में आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह का 3 तरीके बता सकते हैं? देखिए चुनाव के जरिए तो हम सरकार का चुनाव करते हैं, उसके बाद हम सरकार की आलोचना कर सरकार के द्वारा आंदोलन करके इस सब के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को अख्तियार कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। ये देखिए ये हम लोग का संसद भवन का, हम लोग का इंडिया का, यानी कि दिल्ली में आप चले जाइएगा, ऐसे तो बहुत बच्चा इसमें दिल्ली से ही होइएगा, तो दिल्ली में जाइएगा तो ऐसे ही संसद भवन का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए इसमें आपको कुछ खास बातें नजर आएगा। जैसे हम लोग क्लास में, कॉलेज में अगर आप लोग पढ़ने गए होइएगा तो ऊपर से लेके नीचे की ओर क्या होता है? चेयर लगा होता है, मतलब कि टेबल लगा होता है, उसी तरह संसद में होता है। और यहाँ पे क्या बैठते हैं? स्पीकर बैठते हैं, इस सबसे मेन हो गया। और यहाँ पे क्या होता है? एक प्रत्याशी बैठे होते हैं। ये आपका संसद भवन का फोटो हो गया। ये आपका क्या हो गया? भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कहाँ? आपके राज्य में होंगे, हर एक राज्य में होंगे, और लोकसभा यानी कि दिल्ली में, केंद्र में होंगे। राज्यसभा के
कुल 245 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य? 245 सदस्य होते हैं। देश की उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। लोकसभा में कुल 545 होते हैं सदस्य। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की भूमिका, अब संसद की भूमिका क्या है, कैसे कार्य करता है? किसी भी चीज का भूमिका का मतलब होता है कि संसद क्या है, कैसा है, ये सब आपको अभी हमको पता चलेगा। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। मतलब कि वो जैसे हम लोग का भगवान के प्रति, अच्छा कोई बता दे कि हम भगवान देखे हुए हैं, नहीं, हम फील कर सकते हैं लेकिन देखे हुए नहीं है। कुछ चीज को हम फील करते हैं। हवा आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। उसी तरह संसद हम लोग देखे नहीं है, उसको क्या करते हैं? फील करते हैं। वही आपको कह रहा है कि सिद्धांतों को भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद के पास क्या महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो क्या करता है? जनता को प्रतिनिधित्व, यानी कि जनता को बताता है, जनता को चलाता है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। मतलब कि हर एक क्षेत्र से एक क्या भेजा जाएगा? प्रतिनिधि भेजा जाएगा और जीतने वाला सदस्य क्या होगा? संसद में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह समझे। 17वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2019, मतलब कि 17वां, अभी क्या लोकसभा चल रहा है? 18वां लोकसभा का चुनाव हो रहा है। देखिए 2019 का परिणाम देखिएगा। राजनीतिक दल है निर्वाचित सांसदों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 303। अब देखिए 545 को क्या होता है? टोटल सदस्य होता है। उसमें से दो को मतलब कि दो को क्या होता है? दो को मनोनीत होता है, मतलब कि वो चुना जाता है। अभी 543 में से 303 को कौन ला लिया? बीजेपी ला लिया। यानी कि वो क्या हो गया? कहीं ना कहीं भारी मतों से क्या हो गया? विजयी हो गया। अब भारी मतों से विजय कैसे होगा? तो देखिए कि 543 का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 250 दूना 500 और 43 का उल्टा, 43 का उल्टा आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 21, यानी कि 22। अब जिसके पास 272 सीट हो जाएगा, 272-73 हो जाएगा, वो जीत जाएगा। और बीजेपी के पास कितना है? 303। तो 2019 में ऐसे ही बीजेपी क्या हो गया? जीत गया। इसीलिए अब की बार बीजेपी का, मोदी जी का एक नारा सुने होइएगा, अब की बार 400 पार। ये क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि 303 जो है उनका ऑलरेडी आ चुका है 2019 में। तो कितना लाना है? 97 को बढ़ाना है। और उसको क्या करना है? और उसको बढ़ाने में उनको टाइम भी, जैसे कि उनका कार्य आप लोग, अब ऐसा नहीं है कि हम उनका एडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के ऊपर है वो 400 पार आता है या कितना आता है वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस INSC, मतलब कि कांग्रेस में कितना सीट था? तो 52। आइए द्रविड़ मुन्नेर कलकम DMK 24। अब देखिए एक चीज आप लोग को समझाते हैं, जो आज से पहले आप लोग गठबंधन सुने होइएगा। हम तो सुने थे कि गठबंधन का मतलब होता है कि गठ को बांध देना। आप लोग शादी ब्याह होता है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? गेट जोड़ा जाता है। वैसी तरह से गठबंधन भी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा पार्टियां है। क्या है? बहुत सारा पार्टी है। अब ये पार्टी देखिए, किसी का 1 सीट आया, 1 2 3 4 5 6 कुछ सीट आया। अब इस सब पार्टी, अब जैसे कि बीजेपी के पास आ गया 202 सीट। याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीजेपी के पास कितना सीट? बीजेपी के पास 202 सीट। अब 202 सीट आ गया तो इधर 543 में से 202 हटा दीजिएगा तो कितना बचा? 341 बचा। कितना बचा? 341। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि 341 को सीट बचा। अब इसमें अब इसको क्या करना है? किसी कोई कांग्रेस है तो कोई क्या है,
कोई एनडीए है तो कुछ है, मतलब कि बहुत सारा पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी और भी बहुत सारा पार्टी है। अब ये सब एक हो गया, क्या हो गया, सब पार्टी मिलके सब अपना संसद एक साथ कांग्रेस को दे दिया। अब इसका संख्या हो गया 203, तो किसका हो गया सरकार, कांग्रेस का सरकार बन गया। मतलब कि बहुत सारे पार्टी मिलकर, बहुत सारे कहने का मतलब कि जिससे बहुमत हो सके, बहुत सारे पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाता है, बहुत सारे पार्टी मिलकर अगर क्या बना रहा है, सरकार बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम गठबंधन का सरकार कहेंगे। मतलब कि वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और जब जैसे गठबंधन टूटा वैसे सरकार खत्म। जैसे कि आप देखे होइएगा अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या हो गया, गठबंधन का सरकार किसके साथ बना लिए, आरजेडी के साथ बना लिए, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। वो किनका है, तो लालू यादव का था। अभी उनका कमान कौन संभाल रहा है, तेजस्वी यादव जी संभाल रहे हैं। उनके साथ मिलकर ही सरकार बना लिए, फिर कुछ दिन बाद वहां से हट गए तो क्या हो गया, सरकार गिर गया। यही आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। ये कुछ फॉर्मेट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपको पार्टी के बारे में समझाएगा। बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। कौन सरकार बनाएगा, क्यों, बीजेपी सरकार बनाएगा, इसकी संख्या ज्यादा है। विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका, विपक्ष जिसमें सबसे ज्यादा सीट है बीजेपी के बाद, कांग्रेस को कहा जाएगा। इसीलिए आप सुनते होइएगा कि विपक्ष को भी मजबूत करना जरूरी है। हम मानते हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी कार्य नहीं करेंगे। कांग्रेस को भी हम लोग अगर मौका दे, तो अभी मौका दिए कहाँ, अब अगाड़ुए से कैसे गेस करें कि कांग्रेस काम नहीं करता। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए और विपक्ष को मजबूत रखना चाहिए। आपको पता होगा कि आपको लाइफ में आपसे वही आदमी जलता होगा। अब देखिए, आपसे ठेला वाला क्यों जलेगा, आप पढ़ाई के क्षेत्र में है तो आपसे पढ़ाई वाला जलेगा। अब जो सबसे ज्यादा बेचारा काला कलूढ़ा, वो आप अगर गोरे हैं तो काला कलूढ़ा आपसे नहीं करेगा, जलेगा। जो आपसे थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है वही आपसे जलता है। तो विपक्ष को क्या रखना, मजबूत रखना। लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, तो सांसद उपस्थित होंगे। राज्यसभा में कौन उपस्थित होंगे, तो एमएलए यानी कि विधायक उपस्थित होंगे। क्या यह प्रतिशत कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है, हाँ, प्रक्रिया कक्षा 7 से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन वैसी तरह मान सकते हैं। पृष्ठ संख्या 8 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाया गया। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दे। लोकसभा में किस राज्य के संसद सबसे अधिक, आपके विचार से ऐसा क्यों है। अब 62 आप देखिएगा, जाके देखिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा जैसे ये था वैसे ये आपको कब का दिखाएगा, 1968 का चुनाव दिखाएगा और बताएगा कि उस समय कौन सरकार कितना था, इसको आपको बताना है। एक कुछ और फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान से देखिए। ये फॉर्मेट है बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये मतलब कि ये सब कुछ प्राप्त सीटें हैं और राजनीतिक दल का नाम है। 15वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम यानी कि 2009 का चुनाव, उस समय भी कौन थे, मोदी जी थे। मोदी जी का कितना आया, 116, और यहां पे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का 206। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम दिखाया गया। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के गठन करके सरकार बनानी पड़ी। मतलब कि इतना तो सबसे ज्यादा इस सरकार क्या लाए हैं, सीट तो लाए हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पा रहे थे। लेकिन ये जब क्या किए, गठबंधन किए, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार बना। यही जो अभी आपको हम पहले समझाए थे वही इसका जवाब हुआ। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या संसद एमपी कहलाते हैं। सांसद का जो सदस्य या सांसद के एमपी कौन कहलाते हैं, ये सदस्य जो चुन कर जाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर
संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना होता है, मतलब कि राष्ट्रीय सरकार, मोदी जी का चुनाव नहीं होता है। मोदी जी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। मोदी जी का चुनाव नहीं होता है, चुनाव तो संसद का होता है। संसद क्या करेगा? मोदी जी को चुनेगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहते हैं तो उसे निर्वाचित संसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति चुनते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अभी हम आपको बताए थे आधा करके, तब जाके आप क्या बनाइएगा? सरकार बनाइएगा। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब कि जितना भी जो नहीं लाया सीट वो क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। लेकिन एक विपक्ष क्या होता है? जो सबसे मजबूत होता है। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। कार्यपालिका क्या करता है कि संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको क्या करता है? लागू करने का काम करता है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? मुखिया होता है। जैसे घर का मुखिया आपके पिताजी होंगे, वैसे ही केंद्र का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री जी होगा। प्रधानमंत्री अपने दल के संसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। अभी जो बताए थे गठबंधन सरकार, यानी कि बहुत सारे सरकार मिलकर क्या करते हैं? एक सरकार का निर्माण करते हैं, उसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये कह रहा है केंद्रीय सचिवालयों को ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक है और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 यानी कि अंग्रेज के काल में ही दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। आप जाइएगा तो जैसे ही आप इंडिया गेट जाइएगा उसके सामने क्या है? आप देखिएगा राष्ट्रपति भवन है और भी बहुत सारे भवन आपको मिलेंगे। मतलब कि जहां पे केंद्र सरकार के कार्य होते हैं। आप लोग तो कहाँ घुसे हुए हैं? पीवीआर में जा रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं कि अरे भाई बड़े मियाँ आया, छोटे मियाँ आया, रसगुल्ला आया, क्या क्या नहीं आया, सब देख रहा है। अरे कभी ये सब चीज जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या था, कैसे हम लोग पाए हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा क्या करता है? मुख्य रूप से वो अपने राज्य का ही कार्यभार संभालता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधायक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुमत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि अगर किसी भी कानून को पारित करना है तो उसमें राज्यसभा की भी क्या होनी चाहिए? बहुमत होनी चाहिए। उनका भी क्या होना चाहिए? उनका भी हाँ होना चाहिए, तभी जाके वो कानून पारित होगा। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। मतलब कि 12 को सदस्य राष्ट्रपति क्या कर रहा है? उसमें मनोनीत कर रहे हैं और 233 क्या है टोटल? निर्वाचित
सदस्य होते हैं। समझ गए? आइए ख में देखते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ये कौन करता है? तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद का क्या चल रहा था? संसद का एक सत्र होता है जिसमें आपको पता होगा कि प्रश्नकाल होता है, फिर कुछ देर का लंच होता है, फिर क्या होता है उसमें सभी का बात सुनते हैं लोग, संसद का स्पीकर जो होते हैं, और उसको लोकसभा के स्पीकर जब बात सुन के उनको जवाब देते हैं, विपक्ष से पूछते हैं कि आखिर भाई क्यों नहीं हुआ। यही होता है संसद का काल। आगे देखिए क्या कहता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से संसद सरकार का कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। प्रश्नकाल में सरकार के बारे में क्या काम चल रहा है वो कौन जानती है? संसद जानती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। जन समर्थन मतलब लोगों की समर्थन जुटाते हैं कि उनका नीति क्या हो, पारित हो। संसद में पूछेगा एक प्रश्न का उदाहरण आपको यहाँ दे रहा है कि कैसे पूछे जाते हैं। लोकसभा अंतरांकृत प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार का देश में बच्चे के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों के समेकन करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्व संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? मतलब कि ये सवाल पूछ रहा है संसद से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। क से ग, मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है जो ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालय विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करती है। देखिए क्या कह रहा है, मतलब कि ये जो सवाल है बच्चा के हित से संबंधित है, उसके पोषक तत्व से संबंधित है, और संसद उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, इसको लागू कीजिए। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 में बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्र यानी कि प्रथम उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करती है। विभिन्न रणनीतियों का कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रम, योजना एवं नीतियों तथा हितधारकों की भी चिन्हित करती है। संसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण होती है। वित्त मामले में भी संसद की मंजूरी के बिना वित्त मामला विधेयक पास नहीं होगा, पैसा से संबंधित विधेयक पास नहीं होगा। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसके मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करने में संसदों की एक अहम भूमिका होती है। और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। मुख्य आयाम करने का मतलब कि मेन तत्व है। कौन? संसद का एक मूल तत्व है। गांव में क्या कर रहा है कि कानून बनाना। कानून आखिर संसद में कैसे बनता है? तो कानून बनने के लिए क्या करता है, सबसे पहले संसद में उस कानून को पारित किया जाता है। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। संसद ही क्या करता है, कानून बनाता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? तो देखिए, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गया है। जिन समूहों और तबकों को अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। जैसे कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपका एक मैक्सिमम एज होता है, उसके बाद आप संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, आप देखे होगा कि बिहार में बहुत सारे ऐसे युवा है जो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उनको बीजेपी या कांग्रेस ने सीट नहीं दिया। जैसे कि आप देख लीजिए पवन सिंह, भोजपुरी का गायक, आप देख सकते हैं गुंजन सिंह, भोजपुरी का गायक,
आप देख सकते हैं सोनम बिहार, जिसको मनीष कश्यप कहते हैं हम लोग, वो भी क्या कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। ये सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जो कि मनीष कश्यप आगे चल के क्या हो गया, एमएलसी बन गए, बीजेपी का क्या बन गया, मेंबर बन गया। लेकिन ये लोग अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब ये चुनाव लड़के जाएंगे तो ये अपने क्षेत्र के बारे में जाकर संसद में कार्य को बताएंगे कि मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा, कैसे होगा, कानून बनवाएंगे कि अरे भाई मेरे क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या दिया जाए, अच्छी व्यवस्था दिया जाए, अच्छा स्कूल दिया जाए, अच्छा सब चीज दिया जाए। ये कहां होगा, संसद में होगा। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। देखिए 1951 से 61 से 62% के बीच, 1967 में 61 है, फिर 1971 में घट गया, 77 में घट गया। मतलब कि देख रहा है कि आंकड़ा घटता बढ़ता जा रहा है। पहली से लेकर 17वीं लोकसभा चुनाव तक के आपके सामने ही रख दिया गया। देखने में आया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों के केवल दलितों और आदिवासियों की उम्मीदवारों ही जीते और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। उससे उम्मीद की जाती है कि वह दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। मतलब कि कुछ सीट क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ पे क्या आएगा, एससी एसटी से ही लोग आएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम लोग के समाज के जब नीचे तबके के लोग जाएंगे तो बता पाएंगे। जैसे कि हम लोग हम अभी स्टूडेंट लाइफ से आ रहे हैं और स्टूडेंट लाइफ से आके आपको टीचिंग लाइन में पढ़ा रहे हैं। हम एक समय पहले कोई भी टीचर क्या होता है, स्टूडेंट होता है, आपके समस्याओं को समझता। तो कुछ लोग निरंकुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप एससी एसटी के से झेल कर और जब वो संसद में जाएंगे और वो सिर्फ फिक्स है कि उसमें एससी एसटी का ही जीत होगा, दूसरा लोग उससे चुनाव नहीं लड़ सकता, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे संबंधित बातें की जाएगी और उसका भी व्यवहार किया जाएगा। उपरोक्त चित्रकथा में कुछ महिला संसद दिखाई पड़ रही है। अब महिला भी संसद बन रही है। आप देखिए इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व कर दिया गया। आप देखिए होइएगा कि ग्राम पंचायत का भी जब चुनाव होता है तो वहां मुखियाइन होती है, मुखिया तो कोई होता ही नहीं है। अब उसका क्या करता है, कार्यभार संभालता है उसके हस्बैंड, इस नाम से उसको मुखिया बोला जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या 11% से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। मतलब कि अभी भी मात्र 11% ही क्या है, महिलाएं संसद है। तो अभी इससे हमको पता चलता है कि अभी भी महिलाओं की अच्छी तादाद में नहीं है, क्योंकि महिला और पुरुष की संख्या जब बराबर है तो संसद में भी उसकी भागीदारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारे देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधित्व है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। मतलब कि ये बात क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ताकत और उसके कि महिलाओं आखिर क्यों नहीं जा रहा है। कि लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने वाली बात है कि लोकतंत्र में जब सभी को समान अधिकार है तो महिलाओं को समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। स्वीकृति मतलब किसी भी चीज पर सहमति देना। गठबंधन मतलब कि इसका मतलब होता है बहुत दलों को मिलकर एक क्या चलना, चुनाव जीतना। और अनसुलझे इसका आश्रय है कि ऐसी परिस्थितियां जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, अनसुलझे कहेंगे। आगे देखिए क्या बताते हैं। अभी हम लोग का ये एक मैप दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये मैप का चीज क्या है, तो ये भारत का, और इसमें कुल सीटें बता रहा है। सामान्य में 412, अनुसूचित जाति में 84 और अनुसूचित जनजाति में 47। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि अभी भी संसद में भी क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, लोगों की अभी देखिएगा तो जनरल के सबसे ज्यादा संख्या है, उसके बाद देखिएगा तो अनुसूचित जाति उससे कम है, अनुसूचित जनजाति उससे भी कम है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ जा रहा है, भेदभाव आ जा रहा है। और भेदभाव का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोकतंत्र जो सही तरह से कायम होना चाहिए वो कायम नहीं हुआ। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था
कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर है संसद केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर है विभिन्न राज्य विधायिका राज्य सरकार का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? हमारे क्षेत्र में बीजेपी है भाई, हम बीजेपी लिख देंगे। केंद्र सरकार में बीजेपी, राज्य सरकार में भी बीजेपी। एक बात और, आज से पहले आप लोग बहुत बार सुने होंगे डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार। आखिर भाई डबल इंजन का सरकार होता क्या? तो एक बात समझ लीजिए, अगर केंद्र में भी बीजेपी का सरकार और आपके राज्य में भी बीजेपी का सरकार, तो ये क्या हो गया? डबल इंजन का सरकार हो गया। अगर केंद्र में बीजेपी का सरकार और आपके राज्य में आरजेडी का सरकार हो गया, तो ये क्या हो गया? डबल इंजन का सरकार नहीं हुआ। बात को समझ रहा है? आगे देखिए, ये सब कुछ क्वेश्चन है, अभी आप इसको बना दीजिएगा कि आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। अभी कौन सा? मेरे यहाँ रमा देवी है और चेतन आनंद है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? विपक्ष में का भी नाम बताना। पिछले चुनाव कब हुए थे? 2019 में। अगले चुनाव कब होंगे? 24 में। आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि है? मेरे यहाँ तो महिला में संसद है, बीजेपी से है संसद रमा देवी। आपको इस बताना है अपने क्षेत्र के बारे में। आपका क्या हो गया? चैप्टर हो गया खत्म। आपके साथ जो वादा किया गया था, जो थंबनेल में हम लोग दिखाए थे, वो अच्छा तरह से आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस क्लास के लिए एकदम अच्छी से बुक जैसा फीलिंग देकर आपको अच्छे में सच में पढ़ा दिए। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को 1.5 में कीजिए और अच्छे से देखिए, क्या हो जाएगा? आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आपसे आशा करते हैं कि क्या कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए और इसको अच्छी चीज को दूसरे को भी बार बार हम बोलते हैं कि प्रमोट कीजिए, क्योंकि आपके एक वीडियो भेजने से कहीं ना कहीं उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग हो सकता है। वो एनसीईआरटी के लिए इधर उधर जैसे प्यासा कौवा पानी के लिए तरसता, वैसे ही बच्चे एनसीईआरटी के लिए तरसता। हमने इस समस्या को झेला है, इसलिए आपके लिए बात लाया है कि कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे प्ले से लेकर यानी कि 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी कोर्स नहीं है, और यहाँ आपको मिल रहा है, तो इस फायदे को उठाइए और कहीं ना कहीं सफलता को पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कीजिए? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना, धन्यवाद।